स्वागत है आप सभी का नाइट शो में। हम अमरनाथ करते हैं आपका स्वागत। आप सोच रहे होंगे एग्जैक्ट टाइम पर मास्टर साहब, अरे कभी कभी आ जाना चाहिए एग्जैक्ट टाइम पर भी। तो आज के इस सेशन की शुरुआत, आज के इस नाइट शो की शुरुआत एक शेर से करना चाहते हैं। नवाज देवबंदी साहब का एक शेर है, पहले शेर सुनिए फिर आज की बात करते। बहुत बेहतरीन शेर लगा उनका, पहले आपको सुना लिया। शेर सुनिएगा कि सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। जरूरत माने किसी चीज को करने की हिम्मत। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। नवाज देवबंदी साहब का शेर है, कहीं डायरी में नोट कर लेना, जिंदगी का सबक। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो आइए इस बेहतरीन शेर के साथ करते हैं समीक्षा अधिकारी हिंदी की शुरुआत। यह है आपकी हिंदी की दवाई। यदि आप हमारे संग संग यह नियमित अभ्यास करते हैं तो मैं दावा करता हूं पेपर वाले दिन आपको पेपर देते समय हिंदी के शब्द, मेरी आवाज सब सुनाई पड़ता है। 11 फरवरी का अनुभव आपका होगा जिन्होंने हमसे पढ़ के पेपर दिया था। ये शब्द, ये सवाल आपके सामने कूद कूद के आते हैं, कहते हैं हम है जवाब, हम है जवाब, हम है जवाब। तो ये आनंद लेना हो तो ये अभ्यास आप कभी मिस मत किया कीजिए। तो लेते हैं हमारा आज का पहला सवाल। प्रश्न है आपके सम्मुख कि परितोष का विपरीतार्थक शब्द इनमें से क्या है? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ परितोष? तो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं भाई, तो आप सबसे पहले क्या होगा, उत्तर देने के लिए एबीसीडी में नहीं जाना होता है, सबसे पहले मूल शब्द को पकड़ना होता है। परितोष शब्द बना कैसे, इस पर जाना पड़ेगा। तो ये जो तोष शब्द लिखा है, ये तोष शब्द तुष्टि से बना है, सेटिस्फैक्शन। मूल शब्द इसमें क्या है? मूल शब्द है इसमें सेटिस्फैक्शन, समझिएगा। तोष माने सेटिस्फैक्शन, किसी चीज को पाके पूरी तरह शांत हो जाने को तुष्टि या तोष बोला जाता है। अब इस तोष में स्तंभ लगा दो या इस तोष में परि लगा दो, इससे बनेगा संतोष और इससे बनेगा परितोष। ये दोनों का मतलब समान है, ये एक ही अर्थ है, ये समानार्थी। तो जो परितोष है वही संतोष है, कोई अंतर नहीं है। तो ये तो समानार्थी हो गए, माने एक अर्थ हो गया इनका, समानार्थी हो गए। और हम क्या पूछ रहे हैं? अपोजिट पूछ रहे हैं। तो ये तो गया। परितोष माने संतोष, विद्वेष माने एक दूसरे से जलन करना, घृणा करना। क्या जलन का भाव है इसमें? नहीं है। तृप्त माने भी सेटिस्फाइड, क्या फिर संतोष का विलोम तृप्त होगा? नहीं होगा। क्या होगा? असंतोष होगा। तो चाहे संतोष लिखा हो चाहे परितोष, दोनों का विलोम क्या लगा दीजिएगा? असंतोष। बतिया बुद्धिम गई गई, जानी ही पड़ेगी। खोपड़ी खोल के आपके अंदर धर रहे हैं तो जानी ही पड़ेगी। आइए, स्वागत है सभी का। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। खूब खुश रहिए। फर्जी कमेंट नहीं करने हैं, सारा ध्यान किस पर रहना है? खाली सवाल पर। कोई अतिरिक्त कमेंट नहीं स्वीकार किया जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अभिलोपन का विलोम शब्द क्या होगा? बड़ा गजब शब्द है। एक बात समझिएगा, हिंदी तभी आएगी जब तक मूल शब्द का अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक हिंदी नहीं आएगी। रटना नहीं है इसका ये इसका ये इसका है, नहीं, शब्द का मूल समझिए। शब्द के मूल पर जाते हैं तो हम पाते हैं कि अभिलोपन में एक शब्द है लोप। लोप या लुप्त शब्द आपने सुना होगा। लुप्त माने गायब हुआ, लोप माने गायब। इसी लोप में शब्द जोड़े, इसी लोप का संज्ञाकरण कर दिया जाए तो शब्द बन जाता है लोपन। लोपन माने गायब होना। अब आप बताइए, मान में अभि जोड़ दो तो अभिमान, क्या निगेटिव बना? नहीं, पॉजिटिव बन जाता है। मान में अभि जोड़ने से अभिमान माने भी घमंड, मान माने भी घमंड। तो अभि शब्द कभी जुड़ के निगेटिव नहीं बनाता है। तो अगर लोपन का मतलब गायब है तो अभिलोपन का भी मतलब क्या होगा? गायब। इन दोनों का अर्थ क्या निकला? गायब होना। तो लोपन अभिलोपन क्या हो गए? समानार्थी हो गए। अब पूछना है विलोम, तो क्या यह उत्तर होगा? अब अभिलोपन माने गायब होना, तो बिखर जाना क्या अपोजिट है? क्या बदल जाना अपोजिट है? नहीं। अलोपन माने गायब ना होना उत्तर होगा। तो बच्चा अभिलोपन का जो उत्तर हो जाएगा, जो विलोम हो जाएगा, वो अलोपन हो जाएगा। इसको याद रखिए। और अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल पूछा गया, इनमें से शब्द विलोम की दृष्टि से गलत जोड़ा चुनिए।
बहुत बेहतरीन सवाल, गलत जोड़ा चुनिए। क्या है गलत जोड़ा? तो देखिएगा, ये तो दिख रहा है, सवाल कठिन है लेकिन उत्तर इतना सरल है कि दिख रहा है। आप तुरंत इसको ऐसे अंडरलाइन मारेंगे कि बस सी है जवाब, ये गलत जवाब है, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। गुप्त माने छुपा हुआ, आध्यात्मिक माने आत्मा को श्रेष्ठ बनाए, स्पिरिचुअल होना, भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ आदि करना, जो भला आदमी हो, सच्चा इंसान हो, जो स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक है। गुप्त माने छुपा हुआ, इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि ये विलोम बने, ये खत्म। तो बाकी विलोम क्यों है ये बताइए। तो संकल्प माने जब आपने सब विकल्प छोड़ दिए, ठान लिया बस यही करना है, तो संकल्प हो जाता है। विकल्प माने ये करें कि ये करें, ये विकल्प है। ए बी सी डी 4 में से कोई एक चुनना विकल्प है, और कोई ना चुनना पड़े, बस एक ही करना पड़े तो संकल्प है। तो संकल्प और विकल्प एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक। महल क्या है? बड़ा सा घर, और झोपड़ी क्या है? छोटा सा घर। एक तो फूस की मड़ैया, तो महल झोपड़ी भी विलोम हो जाएगा। तनवंग क्या होता है? तो अंग माने देह के अंग से या शरीर, और तनु माने दुबला पुतला, जिसके दुबले पतले अंग हैं वो तनवंग है, माने पतर सुट्टा। कहते हैं ना पतर सुट्टा। अब विपुल माने बड़ा, और काया माने शरीर, विपुल काय माने बड़ा शरीर, तो ये पतर सुट्टा है, ये मोटल्ला है। तो तनवंग माने दुबला पतला, विपुल काय माने बड़ा शरीर वाला, तो ये भी विलोम का जोड़ा है। अब रटना थोड़ा ना है फलाना, इसका ये रटना नहीं, शब्द का अर्थ समझोगे, जो एग्जामिनर बनाएगा वो उसमें से उत्तर निकाल ले जाएगा। 4 सवाल में 8 सवाल बनाएगा एग्जामिनर। ठीक है, बतकही नहीं करनी, खाली सवाल पर ध्यान देना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और 4 नंबर सवाल पर पहुंचे, बोले बिजली का पर्यायवाची क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो पहले तो ये बताओ बिजली पर्यायवाची क्या है? तो 3 ठो तो है वाले हैं ना, तो विजय सौदामिनी जो है वो बिजली का पर्यायवाची है। ठीक। और चपला बिजली का पर्यायवाची। चपल माने जो बहुत चंचल हो, बहुत तेज चले, उधर 2 बादल टकराए, बिजली कड़की और तुमको उजाला आ गया। इतनी चपल, इतनी तेज है, तो बहुत तेज है, चपला इसलिए बिजली बोलते हैं। और जब 2 बादल टकराए, अंधेरी रात, और क्षण भर को उजाला हो गया, वो किसकी वजह से होता है? बिजली की वजह से। तो क्षण माने क्षण भर के लिए, प्रभा माने उजाला, वो बिजली चमक के आपको क्षण भर की प्रभा दे जाती, इसलिए बिजली को क्षण प्रभा कहते। तो ये तीनों तो हो गए। तो क्या नहीं है? बोले बलाहक नहीं है। बलाहक क्या है? बलाहक है बादल। आगे से कोई पूछे बादल का पर्यायवाची बताओ, तो एक और बेहतरीन पर्यायवाची बता देना, बलाहक। क्या बता देना? बलाहक। इज इट क्लियर? हाँ, जा रहा है बुद्धि में, हिंदी तो शुद्धि है। हाँ, अगला सवाल, फणींद्र का पर्यायवाची इनमें से क्या है? फणींद्र। तो सब फिर वही शब्द का अर्थ जानोगे तभी मतलब जान पाओगे। क्या तुम ये जानते हो फण क्या होता है? ओ सांप का ये वाला फन, हाँ, इसी को जो नागराज कोबरा में नागंतु सपेरा, उसी वो फण को बोलते हैं। और इस फण को धारण करने वाला फणी होता है। फणी माने फण को धारण करने वाला, यानी जिसके पास फण है, फण वाला। इतना लंबा क्या करें, वो अलग से कोई धारण तो करता नहीं, फण वाला कह लो सीधे सीधे, जिसके पास फण है। तो फण वाला कौन? फणी, अर्थात सांप। और हम इस फणी में क्या कर रहे हैं? इंद्र जोड़ रहे हैं। इंद्र माने क्या होता है? राजा। तो दीर्घ संधि से शब्द तैयार हो गया फणींद्र। फणींद्र माने सर्पों का राजा। सांप का राजा कौन? इंद्र तो देवतन के राजा हैं। और वैनते, विनता के पुत्र गरुण, भगवान विष्णु की सवारी। और भगवान विष्णु भी नहीं है सर्पों के राजा, तो एक ही बचे शेषनाग, सांपों के राजा शेष। अब यहां एक अतिरिक्त ज्ञान ले लीजिए। अतिरिक्त ज्ञान यह है कि फणींद्र या सर्पों के राजा 2 जने हैं, और दोनों जने भाई भाई हैं। पौराणिक कथाएं मिलती हैं। स्वयं शेषनाग जो भगवान विष्णु की सैया हैं, जो जिन पर भगवान विष्णु विराजते हैं, वे शेषनाग सांपों के राजा कहे जाते हैं। और इनके भाई वासुकी, सर्पराज वासुकी का भी नाम बहुत बार आता है। भगवान शंकर जिनको गले में धारण करते हैं, मंदराचल पर्वत की मथानी, जब मथानी बनाने के लिए जिनको रस्सी बनाया गया था, तो ये शेषनाग और वासुकी, ये दोनों लोग सांपों के राजा या सर्पराज या फणींद्र कहे जा सकते हैं। तो अगर फणींद्र पूछा जाए, ऑप्शन में शेषनाग मिले तो शेषनाग लगा देना, और अगर वासुकी मिले तो वासुकी लगा देना। और गुरुजी दोनों आ जाए तब? भाई दोनों नहीं आएगा, सवाल गलत हो जाएगा।
फिर आयोग को सवाल हटाना पड़ेगा, दोनों नहीं आएगा, जो इनमें से एक आ जाए उसको मान लीजिएगा। तो कंसेप्ट देखिए, फण माने सांप का फन, फणी माने सांप फण वाला अर्थात सांप, फणी का इंद्र माने सांपों का राजा अर्थात शेषनाग या वासुकी। याद रखिएगा, इतने सारे शब्द याद हो गए। सवाल संख्या 6, वृक्ष का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? बेहतरीन सवाल। विटप, छत्र, रूख, ध्रुव। तो मां साहब बहुत बढ़िया सवाल है। वृक्ष माने पेड़, विटप माने पेड़, द्रुम माने पेड़, और रूख माने भी पेड़ होता है जी। ये नया शब्द है, याद कर लीजिए। रूख, रूक्ष लिखा हो तो भी उसके माने पेड़। और छत्र माने छाता, सिर सोने का छत्र विराजे। तो छत्र क्या हो गया? छाता। तो अगर छत्र छाता हो गया तो वो पेड़ से किसी सूरत में संबंधित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए छत्र तत्सम, संस्कृत में जैसे हिंदी में आप छाता लिए घूमते हैं, संस्कृत में कोई पूछे इसको क्या बोलेंगे तो कह दो छत्र बोलेंगे। तो छत्र तत्सम, छाता तद्भव हो जाएगा, और बाकी सब पेड़ के पर्यायवाची हो जाएंगे, पेड़ के नाम हो जाएंगे। सवाल संख्या 7 पर बढ़ते हैं। बतकही नहीं, खाली पढ़ाई। अब यही टारगेट लेके आएंगे। हाँ, बतकही नहीं, खाली पढ़ाई। सुनो, हाथी का पर्यायवाची, बतकही बीच बीच में करेंगे, हमारा मन करेगा तो। हाथी का पर्यायवाची क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो इसका मतलब 3 शब्द हैं जो हाथी पर्यायवाची है इसमें। तो पहले देखो कौन कौन हाथी पर्यायवाची है। कुंजर माने हाथी, कल ही कहानी सुनाई थी, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। अब तो नहीं भूलोगे ना, कुंजर माने हाथी। और कुंभी माने हाथी, और द्विरथ माने हाथी। दुरेफ हाथी नहीं है। दुरेफ क्या है? दुरेफ है भौरा। दुरेफ क्या है? भौरा। कुंभी हाथी। अच्छा गुरुजी, द्विरथ हाथी को कहा कहते हैं? ये बड़ा गजब शब्द है। तो आप जानिए, रदन माने होता है दांत, और हाथी के द्विठो रदन अलग से निकले दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए हाथी को द्विरदन वाला अर्थात द्विरथ बोला जाता है। द्विरथ। फिर तो यह द्विरथ हाथी याद। द्विरेफ 2 हिस्सों में बटा है भौरा, इसलिए द्विरेफ। द्विरेफ भौरा, द्विरेफ वाला भौरा है तो भौरा द्विरेफ हो जाएगा। 8 नंबर सवाल, इनमें से विशेषण का चयन कीजिए। फाइंड द एडजेक्टिव। कैसे पहचानते हैं एडजेक्टिव? बुद्धि में बात जाती है एडजेक्टिव। शब्द से पूछते हैं, ओ भाई बता एडजेक्टिव हो कि नहीं, तो कहो उत्कंठा, एडजेक्टिव नहीं। आश्रय, एडजेक्टिव नहीं। तंद्रा, एडजेक्टिव नहीं है। क्या एडजेक्टिव है? इत लगा है, इसका मतलब यही विशेषण है। मुखरित विशेषण। कथित माने कहा हुआ, मुखरित माने मुखर रूप से दिखता हुआ, यानी कहा हुआ। क्या कहते हैं? पठित, पढ़ा हुआ। तो इत लगे तो एडजेक्टिव हो जाता है। आगे से याद रखना, इत लगे तो एडजेक्टिव हो जाता है। उत्कंठित लिखा होता तो एडजेक्टिव था, आश्रित लिखा होता तो एडजेक्टिव था, तंद्रिल लिखा होता तो एडजेक्टिव था, लेकिन मुखरित एडजेक्टिव है। बाकी ये तीनों अभी एडजेक्टिव नहीं है। पूछा गया इनमें से विशेषण का चयन कीजिए, अकेले डी लगा दीजिएगा। तंद्रा माने क्या होता है? नींद जैसी अवस्था। जब आप सवेरे सो के उठते हैं, आधी नींद खुली होती है, आधी नींद में होते हैं, आप थोड़ा उलट पलट रहे होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? तंद्रा बोलते हैं। आश्रय, किसी का सहारा। उत्कंठा माने, उत माने ऊपर, कंठ माने ऐसे ऐसे किसी का इंतजार देखना, तो उत्कंठा माने किसी की प्रतीक्षा के भाव में उत्कंठा होती है। मुखरित माने मुखर रूप से कहा गया। अगला सवाल है आपके लिए कि इनमें से कौन सा युग्म, युग्म, युग्म माने जोड़ा, कहीं भी युग्म लिखा हो, युग्म माने जोड़ा, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण विशेष्य की दृष्टि से गलत है? गलत है तो समझिएगा। लिपि, लिखने की प्रक्रिया को बोलते हैं। लिपिबद्ध माने लिखा हुआ, ये है, ये सही है, मतलब गलत नहीं है, ये सही है। शोभा, सुंदरता। शोभित माने सुंदरता पाया हुआ, यह भी है, संज्ञा विशेषण का जोड़ा है। वत्स माने बच्चा। वत्सल माने बचपने का भाव अर्थात प्रेम का भाव, बालक से प्रेम का भाव माने वत्सल, ये भी है। संकित भी विशेषण है, संकाल भी विशेषण है। जब ये दोनों विशेषण हैं तो क्या ये विशेष विशेषण का युग्म माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
बात समझ में आ रही? क्लियर? सब चकाचक? ठीक। तो अब धीरे से हम इंटर मारते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। पूछा गया कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विच वन इज नॉट एडजेक्टिव? कौन नहीं है विशेषण? सोचिए। चतुर, चतुर आदमी विशेषण है। पूछो, शब्द से पूछो, खुदा बताएगा हमें कि नहीं है। चतुर आदमी। अच्छा, पांडु, तो पांडु ऐसा शब्द है जो संज्ञा और विशेषण दोनों है। पांडु का अर्थ जब पीला लीजिएगा तो यह विशेषण है, और पांडु का अर्थ राजा, जो यानी पांडवों के पिता, उनका नाम पांडु था। अर्जुन के पिता का नाम क्या है? पांडु है। पांडवों के पिता, तो ये पांडु हो गए के पिता। और एक रोग होता है पीलिया, आदमी पीला पीला पड़ जाता है, उसकी आंखें पीली पीली, हाथ पांव सब पीले पीले, तो उसको पांडु रोग कहा जाता है। तो पीलिया रोग अगर हो जाए तो भी उसको पांडु कहेंगे। तो इस जगह तो यह संज्ञा माना जाएगा और इस जगह विशेषण माना जाएगा, यानी पांडु शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों है। गार्हस्थ्यक माने गृहस्थ, संबंधी, तो ये भी विशेषण हो गया। इक लगता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, आप जानते हैं। बचा क्या? महानता। महानता, अगर महान लिखा है तब विशेषण है। महान आदमी, महान देव, लेकिन महान ता लग गया। जैसे ही शब्द के बीच ता लग जाए भाववाचक संज्ञा बन जाती है, तो दुविधा रखनी ही नहीं है। कोई शब्द अंत में ता वाला होगा तो उसको हम क्या समझेंगे? संज्ञा ही समझेंगे। कौन सी संज्ञा समझेंगे? भाववाचक संज्ञा। चतुरता अभी संज्ञा हो गया। क्या कहते हैं? सुंदरता संज्ञा हो जाएगा, तो ता लगाने से संज्ञा बन जाता है। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ गए? और 11 नंबर सवाल पर, खत्री का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम माने खत्री को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो अगर हम पकड़े तो छत्र, तो ये तो हम जानते हैं कि ये नहीं होगा, छत्र है छाता। सैन्य नायक फर्जी, कम से कम उच्चारण तनिक तो मिलता जुलता होना चाहिए। क्षत्रिय को ही खत्री छत्री बोल देते हैं भैया। क्षत्रिय खत्री, क्षत्रिय खत्री, शब्द को बिगाड़ेंगे तो वो छत्री बन जाए। एक शब्द और देखेंगे तो आपको हैरत होगी। शिष्य का तद्भव जानते हो क्या बनता है? सिख। अब ये सिख संप्रदाय वाला सिख नहीं है, उनको भी कह सकते हो क्योंकि वो अपने गुरु के शिष्य हैं उस संदर्भ में। लेकिन शिष्य का तद्भव कभी पूछ ले तो सिख लिख देना, और खत्री का तत्सम पूछ ले तो छत्री लिख देना। ये गजब गजब शब्द होते हैं, बुद्धि से आएगा। निघाति का तद्भव रूप क्या होगा? ये क्या होता है मास्टर साहब? ये क्या होता है? तो बहुत गजब खेला। निघाति, तो पहले बताओ निघाति क्या होता है? निघाति क्या होता है? तो भैया कभी लोहार को देखे? लोहार के दुकान पे जाइए, ऐसा एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, लकड़ी के टुकड़े में लोहे का एक टुकड़ा वो ठोक देता है, फिर इसके ऊपर गर्मा के लोहा रखता है और हथौड़े से चोट करता है। ये जो लोहे की चीज जो इस लकड़ी में होती है, इसको बोलते हैं निघात। घात माने चोट करना, लोहे पर चोट करने के लिए जो बनाया गया वो निघाती हो। इस निघाती का जो तद्भव रूप है वो होता है निहाई। तो सबसे पहले तो हम मतलब समझ गए, चित्र जान गए, कंसेप्ट समझ गए, और तत्सम तद्भव, एक नया तत्सम तद्भव, बेहतरीन तत्सम तद्भव, इसको याद कर लीजिएगा। निघाती का जो तद्भव होगा वो क्या हो जाता है? निहाई हो जाता है। निहाई हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 13 पर। पूछना का तत्सम रूप क्या होगा? पूछना का तत्सम रूप क्या होगा? पिच्छण, पृच्छन, प्रच्छन, पृच्छन। पृच्छा माने पूछ ना, आस्किंग जी, एकदम कहीं भटकने नहीं है, कोई इच्छन लिच्छन में नहीं जाना है। पृच्छा शब्द माने बेसिक मूल शब्द होता है पृच्छा माने पूछना, पूछने का भाव। पृच्छण कह लीजिए, पृच्छा कह लीजिए, इसका मतलब होता है पूछना। बाकी जितने शब्द लिखे हैं सब फर्जी लिखे हैं, पृच्छन पच्छन पच्छन सब बेकार लिखे। पृच्छण माने पूछना, तत्सम तद्भव। इसमें कोई लंबा कंसेप्ट होता है तो कहानी सुनाते भी, सुनाने जैसा कुछ नहीं है। सवाल संख्या 14 पर पहुंचते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। मास्टर साहब आपकी संगत में यह शब्द अब आत्मा में उतर चुका है,
भगवान ने दर्शन दिया, फिर भगवान क्या हो गए, अंतर्ध्यान हो गए कि अंतर्धान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए कि अंतर्धान हो गए। गुरुजी अंतर्ध्यान तो अब कतई नहीं होंगे भगवान, और ये वाला रा लगा देना गलत है। अब इन दोनों में से क्या लगाया जाए, तो भैया जो सही है वही लगाओगे ना। अंतर्धान अपने भीतर समा जाना, सामने थे अपने भीतर समा गए, भीतर को चले गए, अर्थात अंतर्धान हो गए। तो याद रखना, अच्छे से खोपड़ी में बसा लो अंतर्धान, कोई या नहीं लगाओगे, या अंतर्ध्यान वाला कुछ नहीं, ध्यान नहीं है, धान है। अंतर्धान अंतर्धान, अंतर्धान अंतर्धान, तो सही शब्द अंतर्धान होता है। और इस बेहतरीन सवाल के बाद हम बढ़ते हैं सवाल संख्या 15। रस आ रहा है, ये भी जरूरी है, हाँ खाली बात कही थोड़ा जरूरी है, ये भी जरूरी है। कट टू कट, खटाक खटाक आंसर लो। बुद्धि खोल देंगे, खोपड़ी ऐसे खोलेंगे, फिर उसके अंदर हिंदी का कंसेप्ट ऐसे धर देंगे। जा रहा है ना, हाँ जाएगा। देखो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है, अब सेंस पैदा करना पड़ता है। भाषा को याद रखने के लिए, वर्तनी शुद्धि के लिए रटना थोड़े ना पड़ता है। ये सा सा बहुत कंफ्यूज करते हैं। अभी ये भी मन कर रहा होगा, ये भी मन कर रहा होगा, वो भी मन कर रहा होगा, क्या लगाया जाए। तो हम जीवन में कभी भूल जाओ तो कहना सेंस पकड़ लो। ये अधिशासी कहते किसको हैं, एग्जीक्यूटिव्स को बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, किसी काम को करने के लिए प्रमुख लोग जो होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव को बोला जाता है। उसके लिए अधिशासी शब्द का प्रयोग करते हैं, इस वाले का। अब अधिशासी कौन होगा, जो प्रमुख होगा, जो गवर्न करेगा चीजों को, उसको अधिशासी बोलेंगे। तो याद कर लो, इस शासी में शासन छुपा है। और शासन कैसे लिखा जाता है, पहले तालव्य सा लिखते हैं, फिर दंत सा लिखते हैं। तो कोई तुम्हारे सामने ये लिखे, चाहे जिस दफ्तर में लिखा हो, मुस्कुरा देना दफ्तर की उस पट्टी को देख करके जहां अधिशासी लिखा हो। कोई ऐसे लिख दे तो देख के मुस्कुरा देना, उससे कह देना जाओ हिंदी भास्कर पर 4 दिन क्लास ले लो, अधिशासी ठीक हो जाएगा। अधिशासी, शासी, शासन से शासी जोड़ लेना। तो जब भी लिखोगे अधिशासी लिखोगे, सदैव वर्तनी शुद्धि यही रखना। बहुत सारे सरकारी नौकरियों में लोग होंगे, कहीं कहीं अधिशासी अभियंता आदि लिखा रहता है, लोग गलती से ये वाला लिख देते हैं। अगर लिखा है तो सुधरवाइए, अगली बार पट्टी सुधरवा के अधिशासी करवा दीजिएगा। सही शब्द अधिशासी होता है। और ये सवाल संख्या 16 की ओर बढ़ते हुए हम लोग शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रशासनिक ये कौन सा माना जाए इसमें से। अब इस पर आप दुनिया भर का विवाद करेंगे, लेकिन रूल इज रूल। वर्तनी शुद्धि में आ जाए तो जो मैं बताने जा रहा हूं वही मानना, बाकी दुनिया क्या मानती हो। हाँ हाँ हाँ, हम जान रहे हैं, ले आप बी ओ सी हम समझ रहे हैं, लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं वो वर्तनी के लिहाज से। बाकी हो सकता है आप वो कौन सी किताब आती है पॉलिटी वाली, उसमें लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी की वर्तनी शुद्धि में आएगा तो फर्क पड़ेगा, जो हम मानेंगे वही लिखना पड़ेगा। तो हिंदी की वर्तनी शुद्धि में प्रशासनिक ही लिखा जाएगा। और तमाम सारी पुराने किताबें अवेलेबल हैं, टेक्स्ट अवेलेबल हैं जिनमें प्रशासनिक लिखा है। नए जमाने में जैसे उपरोक्त वाली गलती चल रही है, ऐसे प्रशासनिक वाली गलती चल रही है। और तो और आरओ के पेपर में प्रशासनिक शब्दावली लिख के पूछते हैं कि प्रशासनिक लिखते हैं, गलत लिखते हैं, प्रशासनिक लिखना चाहिए, प्रशासनिक नहीं, वाजिब नहीं है। क्यों, क्योंकि शासन में एक थोड़े लगाए हो, प्रशासन में एक लगाओ। जब इसमें एक लगाओ तो प्रथमाक्षर को दीर्घ करेगा, प्रशासनिक हो जाएगा। वर्ष में एक लगाओ, तब किसी से पूछते हो कि वार्षिक होगा कि नहीं होगा, नहीं पूछते हो, तब मान लेते हो। ऐसे ही अध्यात्म में एक लगाओ, तब अपने मन से आध्यात्मिक कर लेते हो। सही हो जाता है आध्यात्मिक, हाँ हो जाता है। क्या कहते हैं, सप्ताह में एक लगाओ, साप्ताहिक लिखते हो, तो प्रशासन से दुश्मनी है। प्रशासनिक माने रिलेटेड टू गवर्नेंस, तो शब्द बनेगा प्रशासनिक। हिंदी की वर्तनी शुद्धि में यही माना जाना चाहिए। परीक्षा में आवे तो यही लगाना, बाकी हम निपट लेंगे, चिंता न करना। ठीक, तो ये उत्तर सी सही हो जाएगा। हाँ बाकी जगह जगह ये लिखा रहेगा तो हम क्या, लिखा तो उपरोक्त रहता है। रोज आए दिन तुमको नोटिस जारी होती, उत्तर प्रदेश लोक सेवक से उसमें उपरोक्त लिख देते हैं। क्या करें, अपनी खोपड़ी पटक ले, यही लिए तो पढ़ा रहे हैं। जाइए अधिकारी बनिए, आयोग में घुसिए, सारे सिस्टम में फैल जाइए और हिंदी सुधारिए, तर्क के साथ सुधारिए। ईगो के साथ नहीं सुधारनी हिंदी, तर्क के साथ सुधारिए। क्यों सुधारनी है, गलत अंग्रेजी लिखी हो झेल ले जाओगे। हमसे स्पेलिंग गलत हो जाए, 4 आदमी टोकेंगे स्पेलिंग गलत है, तो हिंदी गलत पे हमारे जैसे आदमियों का दिल दुखता है भाई।
हिंदी गलत नहीं होनी चाहिए। कोई आदमी हिंदी का मजाक बना, मन करता है रैप्टा मार दे खींच के। हिंदी मजाक बनाने की चीज है, आत्मक चीज है भाई। हम पैदा हुए हैं, हम हिंदी बोलते हैं, माँ है हमारी, मातृभाषा है हिंदी। कोई हिंदी का मजाक बना सकता है? कोई बना के दिखावे तो, और तो ऐसे हिंदी कोई गलत लिखे तो गुस्सा लगता है भाई। नहीं होनी चाहिए गलत हिंदी, सुधरनी चाहिए। इसीलिए पढ़ा रहे हैं यहाँ बैठ के, सिस्टम में घुस घुस के हिंदी सुधारेंगे। इस हिंदी भास्कर की किरणें दूर दूर तक फैलेंगी, जहां जहां जाएंगी वहां वहां हिंदी फैलाएंगी। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 17 नंबर, अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाले के लिए एक शब्द। ये तो अभी कल परसों में डिस्कस हुआ है। बस लैंग्वेज अलग लिखी थी, लैंग्वेज ही तो अलग करेगा एग्जामिनर, क्या करेगा? लैंग्वेज बदल देगा कठिन बनाने के लिए, और क्या करेगा? पूछा गया अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला। वही कल हमने सवाल पूछा था कि जिसको सूझ ना पड़े कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और यहां क्या पूछा? कर्तव्य का निर्णय ना कर सके। तो बेहतर यही होगा, किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करना है इस कर्तव्य में जो विमूढ़ हो जाएगा उसको किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। मंथर माने होता है धीमा, दीर्घसूत्री माने काम को आलस्य के भाव से देर तक निपटाने वाले को बोलते हैं दीर्घसूत्री। अकर्तव्यनिष्ठ फर्जी शब्द है, इसका कोई मतलब है, सेंस नहीं बनता है। अगला सवाल, जो भविष्य में अवश्य हो, माने जिसका होना अवश्यम भाव्य हो, उसके लिए जो सबसे उचित शब्द होगा वो क्या होगा? तो जो सबसे उचित शब्द होगा वो परिणाम, दुष्परिणाम, भवितव्य, तो भवितव्य बोलते हैं। भावी मतलब होने वाला, हो जाएगा ये ठीक है, लेकिन भवितव्य जो शब्द है वो उसकी अवश्यम भाविता को रिप्रेजेंट करता है। कहीं यह भवितव्य है माने ऐसा तय है, होना ही होना है, तो भवितव्य माने जो भविष्य में अवश्य होने वाला। भावी माने बोले हैं ये भावी प्रधान है, यह भी ठीक है, लेकिन भवितव्य लिखा है, ज्यादा हैवी वर्ड लिखा है, तो भावी आदि की तरफ नहीं जाएंगे। तो जो उचित उत्तर है 18 के लिए वह सी है, भवितव्य, जो भविष्य में अवश्य। पर्यायवाची का एक बेहतरीन सवाल, खद्योत का पर्यायवाची क्या नहीं है? एक दोहा याद आ रहा है, सूर सूर तुलसी ससी, सूर सूर तुलसी ससी, उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योतसम, जहां तहां करत प्रकाश। अब पकड़ ले जाओ, मतलब क्या हुआ? साहित्य वालों को पढ़ाया जाता है कि सूर सूर हैं, तुलसी ससी हैं, केशवदास उड़गन हैं, और आजकल के कवि खद्योत हैं। तो खद्योत क्या हुआ? खद्योत नक्षत्र नहीं है, चिड़िया तो कतई नहीं है, भंवरा नहीं हो सकता। जुगनू को बोलते हैं, कहा समझे? जुगनू को बोलते हैं। अब मन में आ गया, अब ये दोहे की व्याख्या सुन लो। कहें कि सूर सूर, साहित्य के आकाश में सूरदास सूर्य के समान है, तुलसी शशि, तुलसीदास चंद्रमा के समान है, उड़गन केशवदास, उड़गन नक्षत्रों को कहा जाता है, उड़गन, उडुग, संस्कृत में उडुग शब्द या उडग चलता है, तो यहां उड़गन हिंदी में बोल देते उड़गन, तो उड़गन नक्षत्र। तो केशवदास, उड़गन केशवदास, केशवदास नक्षत्र हैं, और अब के कवि खद्योतसम, आजकल के कवि जो हैं वो खद्योत यानी जुगनू के जैसे हैं, और जहां तहां दुप दाएं दुप दाएं दुप दाएं, जहां तहां करत प्रकाश। तो अब याद रखिएगा, सूर सूर तुलसी ससी, उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योतसम, जहां तहां करत प्रकाश, जहां तहां प्रकाश करते हैं। छंद दोहा है, और यह हिंदी साहित्य के लिए बड़ा बेहतरीन टर्म है, याद रखिएगा। उड़गन नक्षत्र हो गए, खद्योत जुगनू हो गया। अगले सवाल पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 20, शकुंत का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं? क्या नहीं? अरे नहीं भाई, क्या है? नहीं कहने में मजा नहीं आएगा, नहीं का सवाल नहीं, वो एडिटिंग में नहीं हट गया, हट नहीं पाया, नहीं नहीं नहीं। शकुंत का क्या पर्यायवाची? शकुंत माने क्या होता है? तो शकुंत माने हाथी नहीं होता है, शेर तो किसी सूरत में नहीं होता है,
शकुंत माने कोयल, हो नहीं सकता है भाई, कोयल का शकुंत है विहग। गुरुजी विहग क्या होता है? विहग माने होता है पक्षी, शकुंत माने क्या होता है? पक्षी, माने क्या होता है? चिड़िया, माने क्या होता है? खग, माने क्या होता है? विहंग, माने क्या होता है? विहग, माने क्या होता है? खेचर। ये सब चिड़ियक पर्यायवाची। और सुनो, अच्छा विहग का अर्थ क्या हुआ? कभी वाक्यांश में पूछ ले तो याद रखिएगा, विहायस में गमन करने वाला। खग माने आकाश में गमन करने वाला, विहायस का अर्थ होता है आकाश। एक पर्यायवाची भी आप याद कर लीजिए, विहायक, विहायस माने क्या होता है? आकाश। तो आकाश में ऐसे ऐसे जी करता है पंख लगाकर उड़ जाऊं मैं, पंख पसार कर चिड़िया उड़ती है, तो इसलिए विहायस में गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला पक्षी या चिड़िया कहलाता है। तो विहग माने आकाश में गमन करने वाली चिड़िया, पक्षी कहिए, चिड़िया कहिए, खग कहिए, विहंग कहिए, विहग कहिए, खेचर कहिए, शकुंत कहिए, ये सब आपस में पर्यायवाची। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते, जरूर प्रेम से ले लीजिए। ठीक, अब पूरे मौसम में गुरुजी होली होली छाई है, छुट्टी कब से रहेगी, लाइव क्लास रोजाना मिलेगी, तो यूट्यूब में कोई छुट्टी तो मतलब होता नहीं है, मैं कोई ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि हम रोके रहेंगे। तो लाइव क्लास आगे से नहीं मिलेगी, मतलब कल 24 होलिका दहन है, कहाँ मौका रहेगा घर की व्यस्तता में। 25 को तो होलिये खेलेंगे, 26 को तो होली मिलन चलेगा, और हो सकता है 27 भी चल जाए। तो अगर 27 को आ गए तो भली बात, वरना 27 को, अदरवाइज 28 से आपको फिर से लाइव मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ, बीच बीच में छोटी छोटी मुलाकातें, शॉर्ट्स आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे, आप एक्टिव बने रहिएगा। एक होमवर्क देके जा रहा हूं, होमवर्क ये है कि खाली लाइव मिले वही सुख नहीं है, इस चैनल पर बहुत कुछ पड़ा है। आपसे निवेदन करता हूं कि आप पुराना जाके पढ़िए, जिन्होंने संधि ना पढ़ी हो, तो जब आपको इन 4 दिनों में लाइव ना मिले और आप बहुत व्यस्त ना हो तो आपको संधि पढ़ लेनी चाहिए। आप, मैंने सिपाही के टाइम पर जो सीरीज चलाई थी, टॉपिक वाइज सीरीज, जिनको जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करनी है वो जरा एक बार सर्च करके देखो, पूरी टॉपिक वाइज सीरीज चलाई है। संज्ञा के सारे सवाल एक साथ, सर्वनाम के एक साथ, विशेषण के एक साथ, छंद के एक साथ, रस के एक साथ, अलंकार के एक साथ, टॉपिक वाइज काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण सब पढ़ाया है। क्वेश्चन ज्यादा 2-2 घंटे क्लास पड़ी हुई है। तो निवेदन है कि वो वाली सीरीज जो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करने वाले हैं उनको वो सीरीज देख डालनी चाहिए। अगर आप देख डालेंगे तो निस्संदेह आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। और याद रखो, बार बार कहता हूं, हिंदी कोई अलग अलग चीज थोड़े ना कि ये हिंदी वो हिंदी वो हिंदी, हिंदी सब एक है। और हाँ, अब आपके डाउट यहाँ हम लेने अभी शुरू हो जाएं तो आपका उत्तर मिलने वाला नहीं, हम जानते हैं। माँ सवाल दुनियादारी पूछ डालते हो, तो हमने एक सब सरल तरीका अपना लिया कि आपको ये भी ना लगे कि जो ऑफलाइन क्लास देखते हैं उनको भी लगे हमारी क्लास टाइमली खत्म हो गई, और आपके मन में कोई डाउट आवे तो ये हमारा नंबर है 9696 930 800। लेकिन ये कॉलिंग नंबर नहीं है, इस पर गलती से भी कॉल ना करें, कभी कॉल एक्सेप्ट नहीं होगी इस पर। इसमें आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, अपनी समस्या व्हाट्सएप करेंगे, हम उसको देखेंगे और आपको उत्तर देंगे, जरूर उत्तर देते हैं। ठीक है, खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खूब मस्ती से होली मनावें, खूब बिंदास होकर होली खेलें। और हाँ, पानी वानी खर्चा करें, इतना टेंशन ना ले, तुम्हारे 4 दिन के पानी खर्च कर देने से वो जो तुम गाड़ी धोने में पानी खर्च करते हो उसकी तुलना में होली में कम पानी खर्च होगा। हाँ, पानी मोटर लगाओ तो पूरा दरवाजा उठा के भिगा डालो, इसकी तुलना में पानी कम खर्च होगा होली खेलने में। तो होली खेलने में पानी कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं, मस्ती से होली खेलिएगा। हम भी खूब मस्ती से होली खेलते हैं, होली तो एकदम पूरा आनंद है। मतलब अगर आप हमको उन दरमियान मिले जब हम अपनी दुनिया में होते हैं, गाँव में रहते हैं, तो अच्छा हाँ, मिहीपुरवा रहेंगे तो बहुत आदमी जो कहा करते हैं कि माँ साहब कहाँ, तो मूल हमारा मिहीपुरवा है। हम भी यहाँ व्हाइट बोर्ड के पास नहीं, चाहे नंबर आप नोट कर लें,
व्हाइट बोर्ड के संग नहीं रहेंगे, मिहीपुरवा रहेंगे 4 रोज, तो मिहीपुरवा का आनंद हमारे ऊपर मस्ती तारी रहेगी। लौट के आएंगे फिर से ABCD चालू होगी। होली के बाद के आपके तमाम सारे वादे हैं, सारे वादे पूरे किए जाएंगे। मन लगा के पढ़िए, चैनल को एक्सप्लोर करिए, इसमें जो रिकॉर्डेड कंटेंट है उसको पढ़ना शुरू करिए। जब आप रिकॉर्डेड पढ़ने लगेंगे तब हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सफल है, वरना खाली आप लाइव आए लाइव चेक चले जाए मजा नहीं। बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड देखते हैं, बहुत सारे देखते हैं, लेकिन जो लोग लाइव देखते हैं वो भी रिकॉर्डेड देखा करें, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्या तौर पर भी क्लासेस इधर इतने दिन नहीं चलेंगी, अब लौट के आएंगे तो विद्या तौर पर भी क्लासेस चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, खूब खुश रहें, हैप्पी होली।